Hello everyone, welcome to Capstone IAS Learning and welcome to our Bhugolic series where we shall discuss various concepts related to the field of geography for your UPSC preparation. And today's topic of discussion is Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC). So let's begin. A recent study suggests Atlantic Meridional Overturning Circulation is linked with the Indian Ocean. So basically Atlantic Ocean में होने वाले ये सर्कुलेशन इंडियन ओशन के साथ लिंक्ड है, ऐसा इस स्टडी के द्वारा सजेस्ट किया गया। बट इशू ये है कि एमॉक पिछले 15 सालों से स्लो डाउन होते जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल क्लाइमेट पे ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाने लगे हैं। और इसी एमॉक को अब हेल्प मिल रही है इंडियन ओशन से, और वो क्या हेल्प है और कैसे मिल रही है वही इस स्टडी ने सजेस्ट किया, और उसे ही हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि what is an AMOC and how it works. So AMOC is the large system of ocean currents which is operating in the Atlantic Ocean. So basically water का large scale पे circulation होना north से लेके south तक, ताकि heat energy को redistribute किया जा सके। अगर वो circulation हो रहा है तो Atlantic Ocean में, तो उसे बोला जाएगा Atlantic Meridional Overturning Circulation। अगर हम समझें इक्वेटर और पोल को, इक्वेटर एक ऐसा रीजन है जहां पे हीट सरप्लस है और पोल पे हीट डेफिसिट है। इसी सरप्लस हीट को डेफिसिट रीजन तक पहुंचाने के लिए जो लार्ज स्केल पे वाटर का सर्कुलेशन है, वही एमॉक का एस्पेक्ट है, और ये एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं। अभी ये रिसेंट स्टडी में बताया गया कि इंडियन ओशन में टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ये जो सर्कुलेशन है इसका मूवमेंट बहुत फास्ट हो गया, इसे एक जंप स्टार्ट मिला है। ये कैसे मिला है उसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एमॉक काम कैसे करता है। ये एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है, और एमॉक को अगर हम जाने तो ये पार्ट है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का। अब थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या होते हैं उसे हम समझते हैं। लेट्स से ये है हमारा इक्वेटर और ये है पोल, राइट, और इनके बीच में है हमारे ओशंस। इक्वेटर और पोल, पोल पे हमें पता है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है, क्योंकि हीट डेफिसिट रीजन है, और टेम्परेचर कम होने के कारण यहां पे फॉर्मेशन होगा किसका, आइसबर्ग्स का। जो भी पानी होगा उसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आइस का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही यहां पे आइस का फॉर्मेशन हुआ, वैसे ही यहां पे जो पानी था उसकी सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब सैलिनिटी इंक्रीज क्यों होगी, बिकॉज अगर हम बात करें पहले लेट से 100 ग्राम पानी था और उसमें 5 ग्राम सॉल्ट का कंसंट्रेशन था। अब जो आइस बनेगी वो तो हमेशा फ्रेश वाटर से बनेगी, तो पानी रह गया, रिमेनिंग वाटर इज 50 ग्राम, और उसमें जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो 5 ग्राम ही है, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज गेटिंग इंक्रीज्ड। इन कारणों से अगर सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है तो यहां का जो वाटर होगा इट विल गेट हैवियर। जैसे जैसे ये हैवी हो जाएगा इट विल ट्राई टू सिंक डाउन। सो यहां का जो कोल्ड वाटर है, दिस कोल्ड वाटर इज गेटिंग सिंक डाउन। नाउ जो यहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा, इस वैक्यूम को फिल करने के लिए इक्वेटर पे जो पानी है वो पानी मूव करने लगेगा पोल की तरफ, ताकि इस स्पेस को फिल किया जा सके। यहां पे हम देख सकते हैं कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर से पानी जा रहा है पोल की तरफ। इसी से हम कह सकते हैं कि यहां से जो हीट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्योंकि गर्म पानी जा रहा है पोल की तरफ, और पोल का जो ठंडा पानी सिंक करके लोअर लेवल पे आया है, डीप वाटर पे आया है, डीप सरफेस पे आया है, ये वापस मूव करेगा कहां की ओर, इक्वेटर की ओर, क्योंकि यहां पे भी तो वापस जगह खाली हुई है, और इसी जगह को भरने के लिए ये एक सर्कुलेशन कंप्लीट करेगा और मूव करना स्टार्ट करेगा इक्वेटर की तरफ। जैसे ये इक्वेटर की तरफ मूव करेगा, यहां पे सरफेस से टकराने के बाद इस पानी की होगी अपवेलिंग, क्योंकि ये पानी कहां पे आ रहा है, सरफेस के ऊपर की ओर आ रहा है। पहले ये पानी कहां पे था, सब सरफेस पे, डीप सरफेस पे था, और इक्वेटर पे जो पानी है वो कौन सा है, वार्म वाटर है। सो वार्म वाटर सरफेस पे ट्रेवल कर रहा है, और जो कोल्ड वाटर है वो सब सरफेस लेवल पे ट्रेवल करते हुए फाइनली अपवेलिंग होगा उसका, और इक्वेटर पे वो हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यहां पे ये जो जोन बना, इस जोन को बोला जाता है अपवेलिंग जोन, और ये एक कंप्लीट सर्कुलेशन हो गया है।
और इसी कंप्लीट सर्कुलेशन को हम बोलते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मो का मतलब टेम्परेचर, हेलाइन का मतलब सैलिनिटी। सो टेम्परेचर और सैलिनिटी की वजह से जो ये सर्कुलेशन हुआ है उसे ही हमने बोला थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। और बेसिकली अगर हम यहां पे देखें तो हो क्या रहा है, इक्वेटर से जो एक्स्ट्रा हीट है वो पोल्स तक की तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो किसके माध्यम से, इस सर्कुलेशन के माध्यम से। अगर ऐसा अटलांटिक ओशन में होता है तो उसे ही बोला जाता है अटलांटिक मेरिडाइनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। और इसे कन्वेयर बेल्ट क्यों बोला गया, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट अगर हम ध्यान से देखें तो वो दिखती है ऐसे। सो कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है, जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर से गर्म पानी मूव करना स्टार्ट किया यहां पे पोल की तरफ, ये है 90 डिग्री। पोल पे इस पानी का होगा डाउनवेलिंग, नीचे की तरफ जाएगा, सिंक करेगा। सिंक करने का कारण, यस, क्योंकि ये पानी हैवी हो गया है ज्यादा सैलिनिटी के कारण, कम टेम्परेचर होने के कारण। उसके बाद ये पानी यहां से वापस ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा और फाइनली अपवेलिंग होके कहां पहुंच जाएगा, इक्वेटर पे। तो ये एक कन्वेयर बेल्ट की तरह पानी पूरा मूव करता रहता है पूरे अटलांटिक ओशन में, इसी को हमने एमॉक बोला है और ऐसे ही ये काम करता है। अब अगर हम इसका ड्राफ्ट पढ़ें तो ये कहता है लो टेम्परेचर एंड हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन will make the water denser and the dense water will sink deep into the ocean। जैसे ये डीप जाएगा उसके बाद स्लोली ये सारा का सारा पानी साउथवर्ड स्प्रेड होने लगेगा और इवेंचुअली ये कहां पे आ जाएगा, अपवेलिंग होके इक्वेटर की ओर। और ये कंप्लीट सर्कुलेशन जो होगा उसे ही बोला जाएगा अटलांटिक मेरिडाइनल ओशियनिक सर्कुलेशन। एंड दिस कंटिन्यूअल मिक्सिंग ऑफ द ओशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड एनर्जी अराउंड द प्लेनेट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल क्लाइमेट। क्यों, क्योंकि पोल के पास के जो रीजन है जहां पे एनर्जी बिल्कुल कम है, क्योंकि सनलाइट नहीं मिल रही है तो टेम्परेचर बहुत कम है। और अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो वहां की कंडीशंस कैसी होंगी, हार्श कंडीशंस होंगी, तो वहां पे रहना पॉसिबल नहीं होगा। और इसी को पॉसिबल बनाया गया बाय द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। क्यों, क्योंकि इक्वेटर का गर्म पानी आके जब यहां के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा तो इसके ग्लोबल क्लाइमेट पे, जो ओवरऑल क्लाइमेट है, उस पे काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए ये जो हीट और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल क्लाइमेट को इंपैक्ट करता है। अब अगर ये एमॉक स्लो हो गया, ये सर्कुलेशन स्लो हो गया, तो जहां पे पोल की तरफ, जो नॉर्थवर्ड अगर हम बात करें, पोल की तरफ जितने भी एरियाज होंगे वहां पे क्लाइमेट क्या हो जाएगा, हार्श हो जाएगा, वहां का टेम्परेचर बहुत ही कम चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वेटर का गर्म पानी अब वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। और ऐसा पिछले दिनों में देखने को मिला, कुछ सालों में, कि ये जो एमॉक का सर्कुलेशन है ये स्लो डाउन होता जा रहा है। बट ये स्टडी कहती है कि इंडियन ओशन का कुछ लिंकेज है अटलांटिक ओशन के साथ, जिसके कारण ये अब जो पहले कन्वेयर बेल्ट घूमना बंद कर चुकी थी या स्लो कर चुकी थी, वो फास्ट हो जाएगी। अब वो फास्ट कैसे होगी वो हम समझते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट, हैज दिस एमॉक बीन चेंजिंग और नॉट। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एमॉक हैज रिमेन्ड स्टेबल। पहले तो ये स्टेबल थी, बट सिंस द पास्ट 15 years it has been weakening, which could have dramatic consequences for Europe and other parts of the Atlantic rim। क्यों यूरोप पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहां का टेम्परेचर बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। और इनडायरेक्ट एविडेंस कहते हैं कि देयर हैव बीन सम लार्ज रैपिड चेंजेस इन द एमॉक इन द पास्ट, फॉर एग्जांपल अराउंड द एंड ऑफ द लास्ट आइस एज। काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। What will be the effect of climate change on the EMOC? So climate models suggest the EMOC will weaken over the 21st century as greenhouse gases increases। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण EMOC डिक्रीज होता जा रहा है, स्लो डाउन होता जा रहा है। ऐसा इसलिए है, अगर मैंने कहा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में जो सी सरफेस है उसका टेम्परेचर अगर बढ़ गया, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो होगा क्या, वहां की जो सैलिनिटी है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस नहीं होगी। क्यों, ध्यान से सुनिएगा, जब हमने बात की थी इस पूरे सर्कुलेशन की, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की, जो इस पूरे एमॉक का बेसिस है, अगर कहीं पे भी डाउट आना है तो वापस हम इसी डायग्राम पे पहुंच जाएंगे। ये था इक्वेटर और ये था हमारा पोल। और हमने शुरुआत की थी कि अगर टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया तो यहां पे जो पानी है उसका बन जाएगा आइस,
और उसके कारण सैलिनिटी हो जाएगी इंक्रीज, और सैलिनिटी इंक्रीज होने के कारण वाटर विल सिंक डीप इनटू द ओशन, राइट। बट अगर टेम्परेचर बढ़ गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो क्या आइस का फॉर्मेशन जितना पहले हो रहा था उतना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जिसके कारण क्या होगा, यहां की जो सैलिनिटी है वो कंपैरेटिवली अब कम हो जाएगी, कम होगी। और सैलिनिटी अगर कम रहेगी तो मतलब ये है कि यहां का पानी जो पहले डीप ओशन में सिंक कर रहा था वो कम हो जाएगा। अगर वो पानी सिंक करना कम करेगा तो ये पूरा का पूरा कन्वेयर बेल्ट जो पहले घूम रहा था अब वो घूम नहीं पाएगा। तो कभी भी अगर डाउट आए एमॉक से रिलेटेड तो हमें इस थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन को समझना है, जिसका एस्पेक्ट है टेम्परेचर और सैलिनिटी। अगर ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सैलिनिटी जो है, जो पहले बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, अब वो उतना नहीं बढ़ पाएगी और वाटर का सिंकिंग नहीं होगा। अगर पानी सिंक नहीं करेगा तो ये कन्वेयर बेल्ट नहीं चलेगी। सो ऑल दीज चेंजेस मेक द ओशन वाटर लाइटर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, एंड सो रिड्यूस द सिंकिंग इन द कन्वेयर बेल्ट। और जैसे ही कन्वेयर बेल्ट में सिंकिंग रिड्यूस हुई वैसे ही एमॉक वीक हो गया। सो द एमॉक इज वेरी लाइकली टू वीकन, बट it is considered very unlikely that large rapid changes in the amok as seen in the past time will happen in the 21st century. A weaker amok will bring less warm water northwards. क्यों? क्योंकि यहां का जो पहले वार्म वाटर था वो नॉर्थ की तरफ, पोल की तरफ जा रहा था, क्योंकि ये कन्वेयर बेल्ट चल रही थी। अभी अगर कन्वेयर बेल्ट चलना बंद कर देगी तो गर्म पानी वहां की तरफ आना बंद हो जाएगा, और जो वेस्टर्न यूरोप है वहां पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनके कारण, राइट। अब हो क्या रहा है, आखिर इंडियन ओशन का कैसे इंपैक्ट आ रहा है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। थाउजेंड ऑफ ईयर से एमॉक क्या था, शांत था, अपना स्टेबल कंडीशन में चल रहा था। अब हो क्या रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, उसके कारण ओवरऑल एमॉक वीकन हो गया है। अब इंडियन ओशन का रोल क्या है? जैसे हमने देखा अटलांटिक ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सिमिलरली इंडियन ओशन का टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, और इसी इंडियन ओशन के टेम्परेचर के इंक्रीज होने से एमॉक को हेल्प मिल रही है। एक तरफ से जो अटलांटिक ओशन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना एमॉक को स्लो डाउन कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडियन ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज होना एमॉक को हेल्प करेगा। वो कैसे? अगर हम माने ये जो इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, हमारे लिए भले ये तीन नाम अलग अलग हों, बट ओवरऑल सारा का सारा वर्ल्ड का जो अर्थ का पानी है वो तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये तो नाम हमने दिए हुए हैं। और अगर हमने बात की इंडियन ओशन की, और इंडियन ओशन का सरफेस टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया, जैसे ही इसका सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। जैसे ही इंक्रीज टेम्परेचर होने से प्रेशर लो हुआ, ये रीजन चारों ओर से जो हवाएं हैं उनको क्या करेगा, अपनी ओर कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। जब चारों ओर से हवाएं यहां पे कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगी तो होगा क्या, अटलांटिक ओशन की हवाएं भी इसी रीजन में आके कन्वर्ज हो रही हैं। तो यहां पे तो कन्वर्जेंस बढ़ गया। यहां पे कन्वर्जेंस बढ़ने के कारण ओशन का सरफेस है, प्रेशर लो है, ये हवाएं ऊपर उठेंगी और यहां पे कर देंगी रेनफॉल। बट ये हवाएं जो अटलांटिक ओशन में रेनफॉल करने वाली थी, अब वो वहां से ट्रांसफर होके कहां पे रेनफॉल करने वाली हैं, इंडियन ओशन में रेनफॉल करने वाली हैं। अगर वो रेनफॉल इंडियन ओशन में होगा तो इंडियन ओशन की सैलिनिटी तो रिड्यूस कर जाएगी, बट जो अटलांटिक ओशन में रेनफॉल सैलिनिटी को कम कर रहा था। क्यों सैलिनिटी कम होती है रेनफॉल से? क्योंकि फ्रेश वाटर का आउटपोरिंग होता है। अब अगर फ्रेश वाटर का इनटेक कम हो जाएगा तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर सैलिनिटी बढ़ जाएगी तो सिमिलर वही प्रोसेस हम कन्वेयर बेल्ट पे चलते हैं, जहां पे सैलिनिटी बढ़ी और पानी का हैवी हो जाना है। जैसे ही पानी हैवी हुआ, इट विल सिंक डीप इनटू द ओशन, और ये कन्वेयर बेल्ट का मूवमेंट वापस से स्टार्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इंडियन ओशन is linked with the Atlantic Ocean. So basically, as soon as the temperature of Indian Ocean will increase, उसके कारण वहां पे बनेगा लो प्रेशर, और उस लो प्रेशर के कारण इंडियन ओशन में चारों तरफ से हवाएं आना शुरू करेंगी, और वो हवाएं आएंगी अटलांटिक ओशन से,
और अटलांटिक ओशन में बेसिकली जो प्रेसिपिटेशन का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर प्रेसिपिटेशन अटलांटिक ओशन में कम हो गया तो सिंपल सा मतलब होगा वहां पे जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज हो गई, और जैसे ही सैलिनिटी इंक्रीज हुई वैसे ही वहां का पानी सिंक करने लगेगा, और ये जो कन्वेयर बेल्ट पहले रुकी हुई थी वो कन्वेयर बेल्ट अब फास्ट स्टार्ट हो जाएगी, उसका मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस वुड एक्ट एज अ जंप स्टार्ट फॉर एमॉक, इंटेंसिफाइंग द सर्कुलेशन, राइट। सो दिस वी नीड टू रिमेंबर। सो जब भी एमॉक की बात आए तो हमें थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन पे पहुंचना है, और थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का मतलब है सर्कुलेशन ड्यू टू टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, और ये जो डायग्राम हमने डिस्कस किया है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।